नमस्कार दोस्तों, एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो ये भी आसान सा है। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, अब आप समझ चुके हैं कि प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो उसी को हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला तो है हमें स्टैंडर्ड बनाना है कि ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपये की है। सबसे पहला काम तो इसे ही बनाना है। 5 रुपये कैसे आया? फॉरमोस्ट द स्टैंडर्ड्स आर टू बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट्स एस्टिमेशन। जो मैनेजर्स हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। वेयर इन द प्रोडक्शन इंजीनियर एंटिसिपेट्स द कॉस्ट। और फिर जो प्रोडक्शन इंजीनियर है, ठीक है, आप प्रोडक्शन इंजीनियर कह लो, प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, जिसको इन डिटेल इन डेप्थ हर चीज़ की पूरी नॉलेज है, वो कैलकुलेट करता है, एंटिसिपेट करता है, अंदाज़ा लगाता है कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। इन जनरल वाइल फिक्सिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट मोर वेट इज़ गिवन टू द पास डाटा। अब इसके लिए आधार क्या बनेगा? अब किसी को सपने तो आ नहीं रहे कि कौन सी कॉस्ट कितने की होगी, मटेरियल कितने का होगा, लेबर कितने का होगा, अदर एक्सपेंस कितने के होंगे। तो उसके लिए आधार बनाते हैं पिछले डाटा को कि पिछली बार जब ये करा था तो कितनी कॉस्ट आई थी। द करंट प्लान ऑफ प्रोडक्शन कि अब बनाएंगे तो अब करंटली इनका रेट क्या चल रहा है। एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, और फ्यूचर में, क्योंकि ये तो है नहीं कि एकदम से हम अभी माल बना देंगे। जो माल बनेगा उसमें कुछ समय तो लगेगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो जब उस आने वाले समय में उनके प्राइसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे या फिर घट जाएंगे या उतने ही रहेंगे, तो फ्यूचर में उनका क्या रहने वाला है। तो यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। फर्दर स्टैंडर्ड इज़ फिक्स्ड इन बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट। अब ये जो है इसको दोनों तरीके से रखा जाता है, क्वांटिटी में भी और कॉस्ट में भी। जैसे अब ये कह रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है 5 रुपये आनी चाहिए। कितने की? ये आनी चाहिए पर यूनिट, 1 यूनिट की। तो पर यूनिट जो यूनिट है, पर यूनिट वो हो गया क्वांटिटी, यानी कि 1 बनाएंगे तो 1 की कॉस्ट आएगी 5 रुपये। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 50,000 यूनिट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब ये देखेंगे भाई कि एक्चुअली जब काम करा, जब प्रोडक्शन करा तो कॉस्ट कितने की आई। आफ्टर स्टैंडर्ड्स आर सेट द एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इज डिटरमाइंड। अब ये तीनों का खर्चा निकाला जाएगा कि असल में कितना आया फॉर इनवॉइसेस, वेजेस, शीट्स, अकाउंट बुक्स एंड सो फॉर्थ। बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास बिल होंगे, हम बिल से पता लगा लेंगे मटेरियल कितने का पड़ा। हम वेज शीट देख लेंगे, लेबर को कितने पैसे दिए जाते हैं, और बाकी के अकाउंट्स बुक्स देख लेंगे, पता चल जाएगा कि बिजली का खर्चा कितना आता है, रेंट का खर्चा कितना आता है, सब हम देख लेंगे। तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। सपोज एक्चुअल कॉस्ट आ गई 6 रुपये पर यूनिट। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप टू द प्रोसेस इज़ टू कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। सो टू असर्टेन द वेरिएंस। वेरिएंस तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है। तो वेरिएंस है यहाँ पर 1 रुपये पर यूनिट का। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? वेरिएंस आ गया। अच्छा जी, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज। वंस द कंपैरिजन इज डन, कंपैरिजन हमने कर लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द वेरिएंस। अब ये वेरिएंस आया, अब ये देखेंगे इस वेरिएंस के रीजंस क्या हैं, यानी कि इसके कारण क्या हैं जो 1 रुपये की कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है। टू टेक करेक्टिव एक्शंस। अब इन कारणों का जब पता चल जाएगा तो फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, यानी कि उनको ठीक करेंगे, उनको दूर करेंगे। सो टू इवेलुएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ताकि हमको पता चल सके कि भाई आखिरकार परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, ठीक है। हमारा जो काम करने का तरीका है, जो काम करना है वो कैसी है, हम कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं या अकुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।
द लास्ट स्टेप इज द प्रोसेस इज टू डिस्पोजिशन ऑफ द वेरिएंस बाय ट्रांसफरिंग इट टू द कॉस्टिंग पी एंड एल लॉस। अब ये पता चला कि भाई ये जो है ये 1 रुपये का हमारे को कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो एक तरह का ये लॉस ही है। तो ये जो लॉस है इसको हम फिर कॉस्टिंग पी एंड एल में एक लॉस की तरह दिखाते हैं, कॉस्टिंग पी एंड एल में एक लॉस की तरह इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये बताओ भाई वेरिएंस क्या है। अभी तक क्या करा, अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा, अब हम वेरिएंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये बताओ वेरिएंस एनालिसिस क्या है और इसके टाइप्स आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट इज़ डिफाइंड एज द वेरिएंस। हमने ये बहुत बार देख लिया कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है इसका जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएंस है। इफ़ द एक्चुअल कॉस्ट इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमारी अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है और स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, द वेरिएंस इज़ फेवरेबल, तब तो उसको हम कहेंगे भाई फेवरेबल है, ये तो हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में है। क्यों? क्योंकि हमने देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी 5 रुपये की आएगी, लेकिन वो चीज़ हमारी बन गई 4 रुपये में, तो 1 रुपये का तो हमारे को फ़ायदा ही हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 1 रुपये का हमारा फेवरेबल, ये फेवरेबल हमारा वेरिएंस है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कम है, अब ये 5 रुपये हमने सोचा था लेकिन ये बनी भाई चीज़ 6 रुपये में, तो 1 रुपये जो है हमारा एडवर्स आ जाएगा। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसको एडवर्स बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये चीज़ आगे भी रिपीट होगी तो आगे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब देखते हैं, वेरिएंस एनालिसिस इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो जो वेरिएंस आता है उसकी स्टडी करना ही कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस। ऑफ कोर्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी कॉल इट डिफरेंस। जनरल शब्दों में, सामान्य भाषा में हम इसको डिफरेंस बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। और जो स्टैट्स की लैंग्वेज है, स्टैट्स की लैंग्वेज में इसको हम डेविएशन बोलते हैं। इन कॉस्टिंग टर्मिनोलॉजी, कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। अब देख लेते हैं भाई इसके टाइप्स क्या क्या है। 2 तरह की मेन कैटेगरी है इसकी, ये भी जल्दी से हो जाएगा। एक है कंट्रोलेबल, एक है अनकंट्रोलेबल। भाई नाम से पता चल रहा है। कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर दोज विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड। अब ये जो कंट्रोलेबल है, ऐसे कंट्रोलेबल हम इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी के कंट्रोल में है। अब कंपनी के कंट्रोल में वही होगा जो कंपनी के अंदर वाले फैक्टर्स होंगे। जो कंपनी के अंदर वाले फैक्टर्स हैं, कंपनी उन्हीं को कंट्रोल कर सकती है, तो इसमें कंपनी के अंदर के सारे फैक्टर आ जाएंगे। अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर दोज विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अनकंट्रोलेबल वो है जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर है। कंपनी के कंट्रोल से बाहर होने का मतलब क्या है कि वो जो फैक्टर है वो कंपनी के बाहर के फैक्टर है। ठीक है, अब आप मटेरियल खरीद के लाते हो तो बाहर से खरीद के लाते हो, बाहर से मटेरियल खरीद के लाते हो वो तो बाहर, यानी जो आपका सप्लायर है वो रेट लगाएगा ना। सप्लायर किस रेट पर आपको मटेरियल देगा ये तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। आपके हाथ के अंदर क्या है? आपके हाथ के अंदर है जो आपके लेबर है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर के खर्चे हैं। इफ़ द अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर एंड परसिस्टेंट द स्टैंडर्ड में नीड रिवीजन। अगर आपका अनकंट्रोलेबल वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसको दोबारा स्टडी, दोबारा बनाने की ज़रूरत है। अब आता है फेवरेबल और एडवर्स, जो मैंने अभी ऊपर भी बात की थी। देखिए, फेवरेबल वेरिएंसेस आर दोज विच आर प्रॉफिटेबल, हम ऊपर बात कर चुके हैं। कंपनी, ठीक है। एडवर्स वेरिएंसेस आर दोज विच कॉज लॉस टू द कंपनी। ठीक है जी, ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं। ये इन दोनों की ही बात कर रहा है, ये फेवरेबल वाले की और ये अनफेवरेबल वाले की, जिसको एडवर्स बोलते हैं।
While computing cost variance, favorable variances means total actual cost is less than the standard cost, जो हम पढ़ चुके ऊपर. On the contrary, adverse variances means actual cost is exceeding standard cost, ये ऊपर पढ़ चुके हैं. However, the situation will be reverse. अब ये उल्टा केस हो जाएगा सेल वेरिएंस के केस में, ध्यान रखना है इसको. अब जो ऊपर अभी तक था अब उसका उल्टा हो जाएगा. देखिए अब क्या हो जाएगा, फेवरेबल. देखिए फेवरेबल हम इसको कब बोलेंगे, मीन्स व्हेन एक्चुअल सेल आर मोर देन द बजटेड. जब आपकी एक्चुअल सेल ज़्यादा है और जो आपकी बजटेड थी वो कम थी. अब इसको क्या बोलेंगे, ये आपका है सेल वेरिएंस के केस में. ठीक है, ये तो आप चाहेंगे ना कि एक्चुअल में सेल आपकी ज़्यादा हो, जितनी आपने सोची है उससे ज़्यादा सेल आपकी हो, तो यानी कि फिर तो आपके लिए बढ़िया काम हो जाएगा. तो कॉस्ट के मामले में चीज़ अलग है और सेल के मामले में चीज़ अलग है, क्योंकि कॉस्ट और सेल दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं. और इसी तरह से आपका एक्चुअल अगर ये कम हो जाएगा और आपका बजटेड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अनफेवरेबल. आपने जितनी सेल सोची थी उससे कम सेल हुई है तो ये तो आपकी कंपनी के लिए अनफेवरेबल है ना. ऑन द कॉन्ट्रेरी एडवर्स, ये एडवर्स वाला आप इसको अनफेवरेबल कह लो या फिर एडवर्स कह लो. अच्छा, अब जो फेवरेबल है उसको हम F से बताते हैं और जो एडवर्स है उसको हम A से बताते हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखे थे कि जब भी इस तरीके से होते हैं तो हमेशा वेरिएंस को हम ऐसे ही लिखते हैं. नंबर तो लिखना ही होता है, साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखना होता है फेवरेबल है या फिर एडवर्स है. तो ये दोस्तों ये थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पर इतने हो गए. अब इस आगे की वीडियोस में हम और देखेंगे इसके फार्मूलाज वगैरह. तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. धन्यवाद.